हेलो, राधे राधे दोस्तों। कल हमने ट्रायंगल की बेसिक जानकारी ली थी। आज हम ट्रायंगल के आगे समझेंगे। चलो सबसे पहले हम कल की क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल वो आकृति होती है, वो चित्र होता है, वो डायग्राम होता है जो तीन भुजाओं या तीन कोणों से मिलकर के बना होता है, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल को दो बेस पे बांटा गया था, एक तो एंगल्स के आधार पे और दूसरा बांटा गया था भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पे कैसे बांटा गया था? अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती थी तो उसे हम समबाहु त्रिभुज या कह सकते हैं इक्विवेलेंट ट्रायंगल कहते, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद दूसरा था, अगर उसकी दो साइड इक्वल हो केवल, और जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं। और अगर एक भी साइड इक्वल ना हो तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। फिर आता है हमारा एंगल्स के बेस पे, कोण के आधार पे। कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया था, ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला ये था कि यदि एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा ये था कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है तो उसे हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है तो उसे हम समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। फिर तीसरा था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से बड़ा है तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या कह सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते थे। इसके बाद हमने आपको बताया था, अगर कोई भी चाहे न्यून कोण हो चाहे समकोण हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, अगर उसकी आपसे हाइट निकालने के लिए कहा जाए तो इसमें क्या करेंगे? अगर आपका एक्यूट एंगल है तो इसमें एक पैरेलल वो परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जो परपेंडिकुलर होता है वही उस ट्रायंगल की हाइट होती है। मान लिया अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर डाला गया ए डी, तो इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो हमारी होगी ए डी। इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो ए डी होगी, और जिस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाता है उसे हम कहते थे आधार या बेस। तो इसका बेस होगा हमारा बी सी और हाइट होगी ए डी। इसी टाइप से इसमें देखेंगे, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, और परपेंडिकुलर डाला गया तो ये इसकी क्या है? हाइट है। तो इसमें हाइट क्या है? इसमें हाइट है ए बी और बेस हमारा बी सी है। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जब हाइट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? इसकी एक साइड को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो अगर हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ा करके एक परपेंडिकुलर डाला, जो हमने मान लिया एक पॉइंट पे मिल रहा है, डी पॉइंट पे मिल रहा है। कौन से पॉइंट पे? डी पॉइंट पे मिल रहा है। तो इसमें इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट होगी ए डी। इसकी हाइट क्या कहलाएगी? ए डी। और बेस हमारा वही रहेगा बी सी। अगर कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और उसमें हमें हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? साइड को पहले थोड़ा पीछे पुश करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और ऊपर से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिस पॉइंट पे मिलेगा, और जो परपेंडिकुलर बनेगा जाके उसी परपेंडिकुलर को हम उस ट्रायंगल की हाइट कहते हैं, या कह सकते हैं हिंदी में कहते हैं इसको ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, थ्योरम की तरफ। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखनी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 होता है। इसी त्रिभुज में ए बी सी तीन ट्रायंगल हैं और इनका अगर सम पूछा जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, द सम ऑफ ट्रायंगल्स एंगल इज कितना? 180। तो आपको याद रखना है कि ट्रायंगल्स के एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम चलते हैं थ्योरम पर। हमारी थ्योरम है 6 चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल so to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। आपसे ये कहा गया है कि यदि एक लाइन जो है वो किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, समांतर है, तो क्या तथा वो
वो जो लाइन है वो अदर दो साइड के पॉइंट पर मिल रही है, जाके इंटरसेक्ट करती है जाके, तो वो इंटरसेक्ट करने पर जिन पॉइंट पर मिलती है वो पॉइंट उस दोनों साइडों को क्या कर रहे हैं, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ये आपको प्रूव करना है, ये आपकी थ्योरी में क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह रेखा जो होती है वो क्या करती है, वह उस त्रिभुज के अदर दो साइड के दो पॉइंट पे जाकर के मिलती है, और वो जो पॉइंट हैं वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया गया है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आपसे ये कहा गया एक ट्रायंगल है, उसमें किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, हिंदी में कहें तो एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसको हमने नाम दिया ABC, ABC नाम दिया। आपसे कहा गया था एक ABC ट्रायंगल है, उसमें किसी एक साइड के पैरेलल, तो हमने मान लिया इस वाली साइड के पैरेलल एक रेखा खींची इस टाइप से, ये इन पॉइंटों पे जाकर के कट हो रही है, तो इन पॉइंट को मान लेंगे D और E। क्या था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है। देखिए हमने एक रेखा खींची, आगे कहा गया इंटरसेक्ट, काटती है अदर टू साइड, दो साइडों को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट किसी दिए हुए एक निश्चित पॉइंट पर काटती है, तो हमने मान लिया एक D और E पर काट रही है, और कहा गया द अदर टू साइड, और जिन पॉइंट पर काटती है वो पॉइंट जो है इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये देखो इस पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट, तो ये कहा गया इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो इस रेशियो के इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इधर वाले के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन था, हमें गिवन था कि एक ट्रायंगल है ABC, जी हमें ये गिवन था कि ABC एक ट्रायंगल है, और ये गिवन था इसमें एक साइड है, तो हमने साइड मान ली है DE है, वो क्या करती है, वो AB और AC को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती है। ये हमें गिवन था, तो हमें लिखना है, दिया है, आप इंग्लिश में लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ABC इज अ ट्रायंगल, और जिसमें इन विच, जिसमें क्या है, एक रेखा है, एक रेखा BC के समांतर है, BC के समांतर है, इन विच अ लाइन पैरेलल टू BC, ठीक है, BC के समांतर है, जो AB को बिंदु D पर, कौन से पॉइंट पर, बिंदु D पर, और AC को बिंदु E पर काटती है, या इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्ट करती है। AB दिया गया था, हमें दिया गया था ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा BC की एक रेखा जो है वो BC के समांतर है, और जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर काटती है, ठीक है। अब इसके बाद हमसे क्या कहा गया, प्रूव करने के लिए कहा गया है, क्या प्रूव करना है, टू अदर साइड डिवाइडेड द सेम रेशियो, जो पॉइंट हैं वो इन दोनों को, इन साइड को सेम रेशियो में क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट, आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इनका जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। इनका रेशियो AD और बटे BD जो है वो AE बटे EC के, वो CE के बराबर होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, AD बटे BD जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, AE बटे CE के, ठीक। इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी, इंग्लिश में कहें तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो समझिए। हम क्या करेंगे, एक E से
ई से एक हम क्या करेंगे, ई से एक हम परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, और एक हम डी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ई से डाला गया इसको हम एफ मान लेंगे, डी से डाले गए परपेंडिकुलर को जी मान लेंगे। ठीक है, ई से डाले गए परपेंडिकुलर को ई एफ हमारा परपेंडिकुलर है और डी जी परपेंडिकुलर। और क्या करेंगे, और हम इन दोनों को मिला देंगे, किसको, इसको डी सी और बी ई को मिला देंगे, डी सी और बी ई को मिला देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे रचना में क्या, सीधा लिखेंगे कि ई एफ ये परपेंडिकुलर का लंब का चिन्ह होता है। ई एफ परपेंडिकुलर खींचा हमने किस पे, ए डी पे, कोमा डी जी परपेंडिकुलर खींचा किस पर, एफ ई पर, नहीं एफ ई गलत लिखे, डी जी परपेंडिकुलर खींचा किस पे, ए ई पर, ए ई पर हमने परपेंडिकुलर खींचा, एंड और क्या किया हमने, डी सी व बी ई को मिलाया, डी सी व बी ई को मिलाया। ठीक, अब इसके बाद प्रूफ करेंगे, लिखेंगे उपपत्ति डाल के, क्या लिखेंगे देखेंगे। ये देखिए इसमें कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है वो इसके कैसी है, पैरेलल है। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और इनका जो बेस है वो सेम है। ये भी इस डी भी इस पे बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल भी इस पे ही बन रहा है। कौन सा, बी डी ई ट्रायंगल भी इस लाइन पे बन रहा है और डी सी ई ट्रायंगल भी डी ई लाइन पे बन रहा है। और जब कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं और सेम साइड के द्वारा कोई दो ट्रायंगल बनते हैं, तो उन पैरेलल होने के बाद अगर सेम साइड के द्वारा कोई ट्रायंगल बनते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो इक्वल होता है। वही उपपत्ति में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीई जो है, डीई पैरेलल है, ये समांतर का चिन्ह होता है, डीई पैरेलल बीसी है तथा त्रिभुज कौन सा, बीडीई, त्रिभुज बीडीई व त्रिभुज दूसरा कौन सा है, सीईडी, सीईडी का आधार डीई है, सेम है, डीई है। अतः जब ऐसा होगा तो इनका क्षेत्रफल इक्वल होगा, किसका किसका क्षेत्रफल होगा हमारा, बीडीई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल या इंग्लिश में कहेंगे एरिया आपस में इक्वल होगा। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक एक करके एरिया निकालेंगे। पहले हम एरिया निकालेंगे, एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने बताया आपको त्रिभुज दिख रहा है एडीई, ये वाला त्रिभुज है। अगर हम इसमें आधार मानते हैं कौन सा, ई एफ मान रहे हैं, वो आधार नहीं ऊंचाई ई एफ मान रहे हैं, तो आधार क्या होगा, एडी। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारी हाइट होती है और जिस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो हमारा आधार होता है। तो इसमें आधार क्या है, इसमें आधार हमारा है एडी और उसके बाद हम देखेंगे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारी है ई एफ। आधार हमारा एडी है और ऊंचाई ई एफ है। इसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज के दूसरे का, अब हम निकालेंगे बीडीई का क्षेत्रफल। त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल फॉर्मूला सेम है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें देखेंगे बीडीई में, बीडीई जो त्रिभुज है वो हमारा त्रिभुज कैसा है, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और हमने बताया तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अगर हम हाइट निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक साइड को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अगर हम इस साइड को पीछे की तरफ बढ़ाएं और परपेंडिकुलर खींची तो इस
तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो ई एफ ही होगी, लेकिन जो बेस होगा वो क्या होगा बी डी, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर इस टाइप से आपका है बी सी ई और यहाँ डी है तो इसकी हाइट क्या होगी ए डी और बेस क्या होगा बी सी, उसी बेस पे इसकी हाइट क्या होगी, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो हमारी ई एफ रहेगी, लेकिन जो बेस होगा वो क्या होगा बी डी। तो हम क्या लिख सकते हैं बी डी गुणे ई एफ क्या होगी, इसकी हाइट ई एफ ही रहेगी, इसकी हाइट क्या रहेगी ई एफ ही रहेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, अतः अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं ट्रायंगल ए डी ई का, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल लेंगे किसको, बी डी ई और ई डी ई का जो क्षेत्रफल था वो इसको इक्वल इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे। हम निकालेंगे बी डी ई ए डी ई का क्षेत्रफल जो है बटे में हम निकालेंगे बी डी ई का क्षेत्रफल, इन दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, ए डी ई का क्षेत्रफल था 1/2 ए डी गुणे ई एफ, और इसी प्रकार से नीचे वाले का था बी डी गुणे ई एफ, कुछ कैंसिल हो रहा था, ई एफ से ई एफ 1/2 से 1/2, तो ए डी ई का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो निकल के आएगा बी डी ई के क्षेत्रफल के, किसके क्षेत्रफल के, बी डी ई का क्षेत्रफल, वो नहीं ए डी ई का क्षेत्रफल और बी डी ई के क्षेत्रफल का जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए डी बटे बी डी। इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार से अभी मैंने इस वाली साइड के लिए निकाला, अगर हम इसी प्रकार से पूरा सेम इधर वाली साइड का निकालेंगे तो इसमें क्या होगा जाके, इसमें ऊपर तो वही है ए डी ई का क्षेत्रफल, लेकिन नीचे वाले में क्या हो गया सी ई डी का क्षेत्रफल, इस वाले के इधर वाली लाइन के अकॉर्डिंग ए डी बटे बी डी हो गया, तो इस वाले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ए ई बटे ई एफ हो जाएगा, ए डी बटे वो ए ई बटे सी ई हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में हमने बी डी ई का जो क्षेत्रफल था वो सी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर माना था, क्या माना था, बी डी ई का क्षेत्रफल जो है वो सी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर माना था। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल जो बटे में यहाँ क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ई डी का क्षेत्रफल, बराबर में हमारा ए ई बटे ई सी हो जाएगा, वो ए ई बटे सी ई हो जाएगा, इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद हम देखेंगे वो इक्वेशन नंबर थर्ड डालेंगे। अब हम देखेंगे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को। इक्वेशन सेकंड क्या है, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में बी डी ई का क्षेत्रफल जो है वो, यहाँ भी ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में बी डी ई का क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ भी ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में बी ई डी का क्षेत्रफल लिखा है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पे हम ये वाला मान रख सकते हैं, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे ये वाला मान रख सकते हैं। इससे हमारा सीधा सीधा निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ए डी बटे बी डी जो है, ए डी बटे जो बी डी है वो ए ई बटे सी ई के बराबर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, वो हम समीकरण 2 और 3 से हम कर देंगे। क्या, इसमें भी ए डी ई का क्षेत्रफल बटे बी डी ई का क्षेत्रफल जो था वो ए डी बटे बी डी आया था, इसमें भी ए डी ई का क्षेत्रफल बी ई डी का क्षेत्रफल लिखा है, बी ई डी कह लो या बी डी ई कह लो एक ही बात होती है, तो इन दोनों का मान जो है इक्वल है, अतः ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो इन दोनों को इक्वल रख दिया, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया, ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ विदा लेते हैं, राधे राधे।